जी बेटा, तो लास्ट क्लास में हमने केमिस्ट्री ऑफ अल्केन का स्टार्ट लिया था, जिसमें हमने अल्केन फैमिली का पहला मेंबर यानी कि मीथेन, उसका हमने मतलब मीथेन को हमने अभी डिस्कस करना है और डिटेल में डिस्कस करना है। तो लास्ट क्लास में हमने केमिस्ट्री ऑफ मीथेन शुरू करते हुए उसका पहला टॉपिक यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन के हवाले से बात की थी। अब मज़ीद एक स्टेप आगे चलेंगे और आज हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ मीथेन के हवाले से, सॉरी, मीथेन की प्रिपरेशन, मीथेन को बनाया कैसे जाता है, इस चीज़ को अब हम डिस्कस करते हैं। और इसके कुछ हमारे पास स्टेप्स हैं, कुछ तरीक़ेकार हैं, इनको देखते हैं। पहला तरीका हमारे पास फ्रॉम सोडियम एसीटेट है। सोडियम एसीटेट की मदद से हम बना सकते हैं इसे। अब सोडियम एसीटेट क्या होता है? एसीटेट बेसिकली इस आयन को कहते हैं CH3COO। इस आयन को एसीटेट आयन कहते हैं। अगर इसके साथ सोडियम लगा हुआ है तो ये कहलाता है सोडियम एसीटेट। ठीक है, सोडियम एसीटेट का हम रिएक्शन करवाते हैं बेटा सोडा लाइम के साथ। सोडियम एसीटेट, फ्रॉम सोडियम एसीटेट, और यहाँ पर हम यूज़ करते हैं बाय यूजिंग सोडा लाइम। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय यूजिंग सोडा लाइम। अच्छा, सोडा लाइम क्या होता है? सोडा लाइम दो कंपाउंड्स का मिक्सचर होता है। सोडा का मतलब होता है बेटा NaOH और लाइम का मतलब होता है CaO। ये दो चीज़ों का मिक्सचर हम इस्तेमाल करते हैं। तो NaOH यहाँ पर एज रिएक्टेंट इस्तेमाल होता है और कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो यहाँ पर सरफेक्टेंट या कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसको थोड़ा सा हीट करते हैं इस मिक्सचर को। नतीजे में क्या होता है कि सोडियम एसीटेट में से ये COO और NaOH में से ये NaO, ये दो चीज़ें आपस में मिलकर एक कंपाउंड फॉर्म करती हैं, दैट इज Na2CO3। ठीक है, Na2C और दो ऑक्सीजन इसके, एक ऑक्सीजन इसका, तो O3। अब इधर क्या रह गया? इधर रह गया CH3 और इधर रह गया H। अच्छा, CH3 के पास से जब COO गया तो इस CH3 के पास, मतलब कार्बन के पास 4 बॉन्ड की जगह होती है, 3 जगह तो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, एक जगह ये लगा हुआ था COO। अब ये COO जब यहाँ से चला गया तो इस कार्बन के पास बॉन्ड की जगह खाली हो गई, एक बॉन्ड की जगह बच गई। अच्छा, इसी तरीके से अगर NaOH की बात करें तो NaO इसके साथ जुड़ा होता है H। जब इस H के पास से NaO चला गया तो इसके पास भी एक बॉन्ड की जगह बच गई। तो अब ये भी अनस्टेबल हो गया, ये भी अनस्टेबल हो गया। दोनों अल्टीमेट स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए आपस में बॉन्ड बना लेंगे और जब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो हमारे पास CH4 बन जाएगा और CH4 हमारे पास मीथेन होता है। बात समझ में आई बेटा? कुछ बेटा बात समझ में आई कुछ? यस सर। अच्छा, अब सर जी, सर इससे अच्छा डायरेक्ट हाइड्रोजन लगा देते, फालतू में इतनी वो करी। डायरेक्ट हाइड्रोजन लगाने के लिए जगह होनी चाहिए ना, जगह कहाँ है इसके अंदर? नहीं CH3 में लगा दे। बेटा CH3 कहाँ से लाओगे? पहले CH3 तो लाओगे ना। CH3 तो लाने के लिए करोगे ना कुछ, तो CH3 यहाँ से आएगा। बाकी H अल्टीमेटली कर यही रहे हो कि CH3 में H लगा रहे हो, लेकिन CH3 कहाँ से लाओगे और H कहाँ से लाओगे? दो सवाल है। समझ में आ रही है बात? आहद, अच्छा भाई, मिथाइल आयोडाइड क्या होता है बेटा? आवाज आ रही है बेटा आप लोगों को? यस सर। यस सर। ओके। अच्छा, मिथाइल आयोडाइड के साथ दो तरह से रिएक्शन हो सकता है, दो तीन तरह से, हम सारे लिख लेते हैं। अगर
मिथाइल आयोडाइड हम ले, मिथाइल आयोडाइड क्या होता है? मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल का मतलब होता है CH3, और अगर इसके साथ आयोडीन लगा है तो ये हो गया मिथाइल आयोडाइड। मिथाइल आयोडाइड का रिएक्शन अगर मैं हाइड्रोजन के साथ कराऊं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एट अबाउट 250 टू 300 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर रेंज है जिस पर ये रिएक्शन होता है। तो अब ये H2 का जो मॉलिक्यूल है, दो एटम्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनका बॉन्ड टूटेगा, इसमें से एक H इस I को निकालकर HI फॉर्म कर देगा। अच्छा, जब इस CH3 के पास से I गया तो इसके पास एक बॉन्ड की जगह बच गई, इस H के पास से एक इस H2 के पास से एक H चला गया बॉन्ड तोड़कर, तो ये जो दूसरा वाला H था इसके पास बॉन्ड की जगह बच गई। अब दोनों अनस्टेबल हो रहे हैं, तो अल्टीमेट स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए ये दोनों आपस में बॉन्ड कर लेंगे और हमारे पास मीथेन फॉर्म हो जाएगा। अगेन बात समझ में आई? सर CH3 अकेला नहीं मिलता? बेटा CH3 एक आयन है, अकेला कैसे मिलेगा? इसमें बॉन्ड की एक जगह बाकी है। क्या दुनिया में कभी कोई कंपाउंड ऐसा देखा है जिसमें बॉन्ड की जगह बाकी हो? ना कभी देखा होगा बेटा, ना कभी सुनोगी, तब क्योंकि ऐसा कभी होता ही नहीं है। ये CH3 का वजूद किसी के साथ लग कर है, या या कोई इसके साथ लग जाए, या ये खुद किसी के साथ जाकर लग जाए, तो ही CH3 का वजूद है, वरना CH3 या अल्काइल फैमिली के किसी भी मेंबर का बेटा कोई वजूद नहीं है। सर HI क्या होता क्या क्या था? है? HI जो भी HI हाइड्रोजन आयोडाइड। क्लियर है बेटा ये? यस सर। अच्छा, यहाँ पर अभी जो मैंने रिएक्शन करवाया है मिथाइल आयोडाइड का, ये मिथाइल आयोडाइड का मैंने रिएक्शन करवाया है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पे हम लिख देते हैं, मेंशन कर देते हैं, यहाँ पर हमने मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया है रिएक्शन के लिए, ठीक है। लेकिन यही रिएक्शन हम एटॉमिक हाइड्रोजन से भी करवा सकते हैं। एटॉमिक हाइड्रोजन से कैसे और क्या? अगर मैं मिथाइल आयोडाइड लूं और इस मिथाइल आयोडाइड को एक ऐसे मिक्सचर में डालूं बेटा जिसमें जिंक और HCl ये पहले से ही हो, तो वहां पर एटॉमिक हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी और सेम यही रिएक्शन होगा, HI बनेगा और CH4 बनेगा। अब इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि रिएक्शन हुआ कैसे। देखो, सबसे पहले स्टेप में इजान माइक बंद करो। इसका अगर मैकेनिज्म समझाऊं बेटा, तो मैकेनिज्म समझो। सबसे पहले स्टेप में जिंक और HCl ये दोनों एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं, और ये चैप्टर 2 वाला रिएक्शन है। जिंक इधर से क्लोरीन के साथ बॉन्ड करता है और जिंक क्लोराइड फॉर्म करता है, और हाइड्रोजन जो है वो अकेली हमारे पास एटॉमिक फॉर्म में या नेसेंट फॉर्म में आ जाती है, इसे हम कहते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन। अब ये जो एटॉमिक हाइड्रोजन होती है, ये एटॉमिक हाइड्रोजन फिर फर्दर रिएक्शन क्रिएट करती है। अब एटॉमिक हाइड्रोजन जो है वो बहुत बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है, बात हम जानते हैं। इट इज वेरी वेरी रिएक्टिव। तो ये एटॉमिक हाइड्रोजन के दो एटम्स होते हैं यहाँ पर, इनमें से एक एटम इस आयोडीन को अपनी तरफ खींच के बॉन्ड करता है और HI बनाता है, और दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ता है और CH4 बन जाता है। तो ये इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। क्लियर हुआ सबको? यस सर। अच्छा, तीसरा इसको बनाने का तरीका फ्रॉम
जी बेटा, तो फ्रॉम मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। अच्छा, ये कंपाउंड होता है बेटा मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। इसके बारे में मजीद तफसील आपको चैप्टर 8 में भी मिलेगी। फिलहाल मैं सरसरी तौर पर सिर्फ इसको लिख रहा हूँ। CH3 Mg और I, जैसे CH3I था ना, इस CH3I के बीच में, इस C और I के बीच में अगर मैग्नीशियम आ जाए तो ये मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड बन जाता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसे कहा जाता है। अगर इसका रिएक्शन हम वाटर के साथ करवाते हैं तो हमारे पास ये मीथेन फॉर्म होता है। अच्छा, क्यों हो जाता है? देखो, इस कंपाउंड में मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड में मैग्नीशियम जो होता है वो पार्शियली पॉजिटिव होता है और कार्बन जो होता है वो पार्शियली नेगेटिव होता है। वाटर में पार्शियली पॉजिटिव H होता है और पार्शियली नेगेटिव OH होता है। तो इस मॉलिक्यूल का जो पार्शियल पॉजिटिव होता है वो इस मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव के साथ जाकर जुड़ जाता है। इसकी वजह से Mg I और OH बन जाता है। और इस मॉलिक्यूल का जो पार्शियल नेगेटिव होता है वो इस मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव के साथ जुड़ जाता है। 9 क्लास के चैप्टर 2 में आपने एक रिएक्शन पढ़ा था, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की टाइप पढ़ी थी आपने, जिसमें एक कंपाउंड का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ और दूसरे का पॉजिटिव पहले के नेगेटिव के साथ जा रहा था। ये बिल्कुल वही रिएक्शन। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। अच्छा, अब इसी के साथ यहां पर आकर हमारी प्रिपरेशन ऑफ मीथेन का टॉपिक खत्म हो जाता है। अब हम रिएक्शंस ऑफ मीथेन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, रिएक्शंस ऑफ मीथेन स्टार्ट करने से पहले एक रीजन है कि व्हाई alkanes are known as paraffins। अल्केन्स को पैराफिन्स कहते हैं, तो क्यों कहते हैं ये रीजन मैं बता दूं, इसका जवाब देख लीजिए। अल्केन्स, सर पैराफिन होते क्या है? इनका एक नाम है बेटा अल्केन्स का। अल्केन आर नोन एज पैराफिन्स which is a Latin word, Latin language का वर्ड है ये। and which means little affinity। which means little affinity। ठीक है, बहुत कम एफिनिटी, या फिर आप इसको लेस रिएक्टिविटी भी कह सकते हैं, लेस रिएक्टिविटी। अभी जो लेस रिएक्टिविटी की होती है ये क्यों होती है? द लेस रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स is due to the absence of following factors। इन दो चीज़ों की वजूहात की बिना पर, इन दो चीज़ों की वजह से जो हमारे पास दो तीन फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये अल्केन पैराफिन्स कहलाते हैं। एक तो एब्सेंस होता है इसके अंदर पोलैरिटी का, ठीक है,
दूसरी वजह ये होती है कि इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं होता। तीसरी वजह ये होती है कि इनके अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी नहीं होता। देखो ये तीन वो फैक्टर्स हैं जो किसी चीज में अगर होते हैं ना तो उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। अब किसी चीज में अगर ये तीनों फैक्टर हैं फॉर एग्जांपल, तो वो तो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होगा। किसी में अगर इनमें से दो फैक्टर हैं तो वो भी रिएक्टिव होगा, लेकिन तीन फैक्टर वाली चीज के मुकाबले में थोड़ा कम। किसी में अगर कोई एक फैक्टर है तो वो भी रिएक्टिव होगा, लेकिन दो फैक्टर या तीन फैक्टर वाली चीज के मुकाबले में कम। लेकिन अल्केन्स की अगर बात करें तो अल्केन्स जितने भी होते हैं बेटा, उनमें इस कोई भी फैक्टर होता ही नहीं। ठीक है, अल्केन्स में ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं होता। इज दैट क्लियर? यस सर। कोई सवाल, कोई तो कंफ्यूजन? वो नॉन रिएक्टिव कहलाएंगे ना, फिर लेस रिएक्टिविटी तो होगी। हाँ, मतलब लेस रिएक्टिविटी कम होती है क्योंकि कुछ कंपाउंड्स, कुछ रिएक्शंस तो हो ही जाते हैं ना। तो अगर मैं जीरो रिएक्टिव कहूंगा तो फिर बात गलत होगी। अब वो एक अलग बात है कि वो जो रिएक्शंस होते हैं वो बिल्कुल ही मतलब गिने एक आध रिएक्शन है जो होते हैं, मतलब इतने ज्यादा कोई औकात नहीं है उन रिएक्शन की। ओके सर। अच्छा, अब रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। तो रिएक्शन में सबसे पहला जो रिएक्शन है मेरे पास वो है कंबस्टन। बेटा इसको तो आप याद कर लीजिए, जहन नशीन कर लीजिए कहीं पर, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई सा भी हो जलता जरूर है। कोई रिएक्शन तुम्हें किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का लिखना आए या ना आए, कंबस्टन लिख देना, क्योंकि कंबस्टन तो हर जगह होता है, हर वक्त होता है। CH4 कंबस्टन, मीथेन का कंबस्टन रिएक्शन करा रहे हैं। कंबस्टन का मतलब होता है किसी चीज का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ फ्लेम, यानी किसी चीज को जलाना। जब भी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जब जलता है तो अमूमी तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये दो चीजें बनती हैं। इक्वेशन को बैलेंस कर लीजिए। ये हमारा कंबस्टन रिएक्शन हो गया। इसमें कोई सवाल बेटा? बेटा इसमें कोई सवाल? नो सर। नो सर। अगला जो रिएक्शन की हमारे पास टाइप आ रही है बेटा वो है हैलोजिनेशन। अच्छा जी, हैलोजिनेशन, हमारे पास हैलोजिनेशन क्या होती है? हैलोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हैलोजन। हैलोजिनेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हैलोजन। हैलोजन किन एलिमेंट्स को कहते हैं, कोई बता सकता है? सर क्लोरीन ब्रोमीन। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन, ग्रुप 7 एलिमेंट्स को हैलोजेंस कहा जाता है। और यहाँ पर जो हैलोजिनेशन रिएक्शन हो रहा है ये एक खास किस्म का रिएक्शन है। मैं बता दूं, इस रिएक्शन को हम कहते हैं फोटो केमिकल रिएक्शन। क्या कहलाता है? कहलाता है फोटो केमिकल रिएक्शन। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें हमारे पास मीथेन है, हमारे पास मीथेन है CH4, उसका रिएक्शन मैंने करवाया क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये रिएक्शन होता ही सनलाइट की प्रेजेंस में है, इसीलिए इसे फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब पता है क्या होगा? होगा ये कि कार्बन के भाई चार बॉन्ड्स होते हैं, चार ही बॉन्ड बना सकता है कार्बन, और चारों बॉन्ड पर हाइड्रोजन लगा हुआ है कार्बन पे ऑलरेडी। होता क्या है कि दो क्लोरीन में से एक क्लोरीन इधर से एक कार्बन हाइड्रोजन को रिमूव करके उसके साथ क्या फॉर्म कर लेता है? HCl। दूसरा जो क्लोरीन बचता है वो इस हाइड्रोजन की जगह पर जाकर इसके साथ लग जाता है, तो यहाँ पर ये क्या बन गया? ये बन गया CH3Cl। इस कंपाउंड का नाम क्या होता है? इस कंपाउंड का नाम होता है क्लोरोमीथेन, या फिर इस कंपाउंड को हम मिथाइल क्लोराइड भी बोलते हैं। ठीक है, स्टेप समझ में आया?
Yes, sir. अच्छा, ये जो रिएक्शन है ना बेटा, ये एक चेन रिएक्शन होता है, यानी कि ये तब तक नहीं रुकता जब तक सारे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो जाते। अब ऐसा तो है नहीं कि रिएक्शन कराने के लिए आपने क्लोरीन का सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल लिया होगा, वहां मॉलिक्यूल यकीनी तौर पर और भी होंगे। तो दूसरा जो क्लोरीन का मॉलिक्यूल होगा वो इधर से हाइड्रोजन को हटाकर खुद लग जाएगा, उनमें से एक एटम। दूसरा जो एटम होगा क्लोरीन मॉलिक्यूल का, हर बार मॉलिक्यूल अटैक करेगा, याद रखना, एटम अटैक नहीं करेगा। अब दूसरा जो मॉलिक्यूल होगा वो इधर आकर इसके साथ लग जाएगा, एक इधर से हाइड्रोजन को हटाकर HCl बनाएगा, और दूसरा जो एटम होगा क्लोरीन का वो इधर हाइड्रोजन जहां पे जगह खाली हुई है वहां कर लग जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास, CH2Cl2। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई बेटा? जी सर सर। एक बात समझ में नहीं आई। जी बोलिए। सर CH3 भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और Cl भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो दोनों कैसे बनाएंगे कंपाउंड? Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? सर CH3। CH3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू क्लोरीन। सर फिर भी कंपाउंड कैसे बनेगा जब दोनों ही सेम चार्ज के हैं? बेटा सेम चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्लोरीन की वैल्यू है 3, यानी कि इट इज वेरी नेगेटिव, और CH3 की वैल्यू जहां तक मुझे याद पड़ रही है 0 पॉइंट समथिंग है, तो इट इज वेरी पॉजिटिव। ये जो चार्ज होता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ये नहीं होता कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है ये इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत रखता है। अब इसके मुकाबले में इसकी जो इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत है वो कम है। तो जो एलिमेंट, जैसे 3 अगर किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 है, तो वो उसके साथ बॉन्ड कर सकता है, 2 वाले के साथ बॉन्ड कर सकता है, ये 3 वाले के साथ भी बॉन्ड कर सकता है कोवेलेंट बॉन्ड में, तो 3 से ज्यादा वाले के साथ नहीं कर पाएगा। ओके सर। ये है। अच्छा, अब ये जो कंपाउंड है बेटा, इसे कहते हैं डाई क्लोरो मीथेन। ठीक है, इस रिएक्शन को मैं यहाँ पे कंटिन्यूटी में लिख लेता हूँ। अब दूसरे स्टेप में, ये पहला स्टेप था, अब दूसरे स्टेप में क्या होगा भाई, CH3Cl आएगा, Cl2 के साथ जुड़कर CH2Cl2 बनाएगा और HCl बनाएगा। फिर तीसरे स्टेप में CH2Cl2 ये आएगा, ये क्लोरीन के साथ जुड़ेगा दोबारा, मतलब कंटिन्यूटी में, जब तक सारे हाइड्रोजन निकलेंगे नहीं ये रिएक्शन चलता रहेगा। अगेन आपके पास HCl बन गया और CH Cl3 बन गया। क्या आ गया आपके पास, ट्राई क्लोरो मीथेन। और बेटा इस कंपाउंड का एक कॉमन नेम भी होता है, ये क्लोरोफॉर्म होता है, जो टीवी वगैरह में देखा होगा ना, बेहोश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो यही होता है। इसके बाद CH Cl3 Cl2 के साथ मजीद रिएक्शन करेगा, क्योंकि वहां पर मैं फिर कह रहा हूँ एक एक मॉलिक्यूल नहीं है, रिएक्शन के वक्त तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हमने इस्तेमाल किए हुए होते हैं ना। तो HCl बनेगा अगेन, और दूसरा वाला क्लोरीन जब हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह लगेगा तो ये बन जाएगा CCl4। इसे हम क्या कहते हैं, टेट्रा क्लोरोमीथेन, या एक और नाम होता है इसका कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब इस पूरे रिएक्शन का अगर मैं एक ओवरऑल रिएक्शन आपके सामने लिखना चाहूँ तो इन सबको ऐड कर दीजिए। ऐड करने के लिए देखो, इधर CH3Cl है और इधर भी CH3Cl है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। इधर CH2Cl2 है और इधर भी CH2Cl2 है, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। इधर CHCl3 है, इधर CHCl3 है, इनको भी कैंसिल कर दो।
बेटा ये कैंसिल करने वाला स्टेप समझ में आया? जी सर। यस। अच्छा, अब जो बच रहा है वो लिखो। इधर CH4 बचा, इधर चारों क्लोरीन को ऐड कर लो, 4Cl2 H न्यू, इन चारों HCl को ऐड करो, 4HCl, और इस यहाँ तो तीनों कैंसिल हो गए, सिर्फ CCl4 रह गया, तो CCl। ये आपके पास फाइनल रिएक्शन की इक्वेशन होती है, फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ मीथेन। समझ में आया बेटा? बेटा समझ में आया? Yes, sir. यस सर। जी सर। अच्छा, अब इसका मैकेनिज्म है, और बेटा मैकेनिज्म के हवाले से देखते हैं हेलोजनेशन का मैकेनिज्म। अच्छा, मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से होता है इसका कि फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले जो दो क्लोरीन के एटम्स होते हैं ना, रिएक्शन में जो दो क्लोरीन के एटम्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं, इनके दरमियान का ये बॉन्ड टूटता है। यहाँ पर ये क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल यूज हो रहा है, तो ये इसका बॉन्ड टूटेगा सबसे पहले। अच्छा, बॉन्ड कुछ इस तरीके से टूटता है कि ये जो दोनों एटम्स होते हैं, दोनों एटम्स अलग हो जाते हैं। ठीक है, मतलब एटॉमिक फॉर्म में आ जाते हैं बेसिकली। यहाँ पर एक क्लोरीन अलग हो जाता है अपने इलेक्ट्रॉन के साथ, और दूसरा क्लोरीन अलग हो जाता है अपने इलेक्ट्रॉन के साथ। इसे हम कहते हैं इनिशिएशन स्टेप, यानी कि यहाँ पर रिएक्शन का मतलब जैसे कह सकते हैं ना, आगाज होगा, इसी कहते हैं इनिशिएशन स्टेप। इसके बाद इन दो एटम्स में से एक एटम अटैक करता है बेटा मीथेन पर। अच्छा, अटैक किस तरीके से कि यहां पर से ये कार्बन इसमें से एक क्लोरीन को अपने साथ जोड़ता है, या ये कह लो कि क्लोरीन इधर से हाइड्रोजन को हटाता है और खुद उसकी जगह पर लग जाता है, जिसकी वजह से आपके पास CH3Cl फॉर्म होता है। और ये जो दूसरा हाइड्रोजन होता है यहाँ पर मैं 2Cl बना लेता हूँ, ये 2Cl हो गए। दूसरा हाइड्रोजन इसके साथ HCl बनाता है। ठीक है, बल्कि इसको अलग अलग स्टेप पे ले लेते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पर होता यह है कि एक क्लोरीन इधर से हाइड्रोजन को निकालकर HCl फॉर्म कर देता है। अच्छा, जब ये फॉर्मेशन होती है तो जो हमारे पास CH4 का मॉलिक्यूल होता है वो अपने पास इलेक्ट्रॉन लिए खाली बैठ जाता है, क्योंकि इसके पास कोई बॉन्ड बनाने के लिए होता ही नहीं है। ये वाला स्टेप कहलाता है प्रोपगेशन स्टेप, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन मजीद आगे बढ़ता है, प्रोपगेट होता है, इसे कहते हैं प्रोपगेशन स्टेप। फिर तीसरे और आखिरी स्टेप में क्या होता है कि ये जो आपके पास एक मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ होता है, ये मॉलिक्यूल दूसरे वाले क्लोरीन के साथ, जिसके पास एक एटम एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है फॉर बॉन्डिंग, ये कह लो कि बॉन्ड की जगह बाकी होती है, कि इसके साथ बॉन्ड बना लेता है, जिसकी वजह से इधर हमारे पास Cl फॉर्म हो जाता है। तो ये इसका मैकेनिज्म है। इस मैकेनिज्म के हवाले से किसी को कोई सवाल? नो सर। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है हमारे पास वो है केमिस्ट्री ऑफ ईथेन।
अल्केन के 2 मेंबर्स को हमने पढ़ना है इन डिटेल। पहले मीथेन था, मीथेन को हमने पढ़ लिया, अब इथेन है, इथेन को पढ़ते हैं। अब इथेन में भी जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो इथेन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा, जैसे मीथेन में था। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। अच्छा, जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एक्सप्लेन होते हैं ना, वो ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल पे एक्सप्लेन होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन या हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल पर ही एक्सप्लेन होते हैं सारे के सारे। HOM कहते हैं इसे। अच्छा, इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखिएगा C2H6, ये इथेन का फॉर्मूला होता है। और जब हम हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करते हैं बेटा, तो हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सेंट्रल एटम से की जाती है। अब सवाल ये है कि सर यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन या हाइड्रोजन? तो जो अकेला एटम होता है वो सेंट्रल एटम होता है, ऐसा मैंने बताया था। अब यहाँ पर कोई अकेला एटम, कोई भी एक एटम तो नहीं है सर, तो जो एटम तादाद में कम है बेसिकली वही सेंट्रल एटम है। या ये कह लो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी हाइब्रिडाइजेशन या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हम देखते हैं, वो उसमें सेंट्रल एटम जो है वो हमेशा कार्बन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं कार्बन की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं, 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 और 2pz0। कार्बन इस स्टेट में बॉन्ड नहीं बना सकता, और अगर बनाएगा तो क्या होगा, कोई मुझे बता सकता है? क्योंकि मैंने मीथेन में ये एक्सप्लेन किया था, और मैंने कहा था आगे आने वाले मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में इतने डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने मीथेन बहुत डिटेल में पूरी एक क्लास में पढ़ाया था। तो मुझे कोई बता सकता है कि कार्बन इस स्टेट में बॉन्ड करेगा नहीं करेगा? नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा, करेगा तो क्यों करेगा? जल्दी। सर क्योंकि इसमें 1s2 में जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो पी शेल होता है वो कंप्लीट नहीं होता, और कार्बन को बॉन्डिंग के लिए सब में अपने एक एक की जगह बचाने के लिए एस को इनकम्प्लीट करना पड़ता है, मतलब अनस्टेबल होना पड़ता है। ग्राउंड स्टेट में वो स्टेबल होता है। ग्राउंड स्टेट में वो स्टेबल नहीं होता, लेकिन ग्राउंड स्टेट में बॉन्डिंग वो करेगा भी नहीं, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में अगर वो बॉन्ड करेगा तो उसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होंगे। तो 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है। एक्साइटेड स्टेट क्या होती है कि जो दूसरा 2s ऑर्बिटल होता है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल के 2pz में चला जाता है, जिसकी वजह से जो तमाम ही ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे पास, ये तमाम ही ऑर्बिटल्स अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स कंटेन कर लेते हैं। अब जो भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही कोवेलेंट बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। ये तो 9th क्लास की थ्योरी है, 9th क्लास की बात है। तो अब यहाँ पर एक s ऑर्बिटल है, एक px है, एक py है, एक pz है। आसान लफ्जों में एक s और 3 p हैं। तो हमारे पास ये बॉन्डिंग क्या हो गई, ये हो गई sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बॉन्डिंग क्या कहलाई भाई? ये बॉन्डिंग कहलाई sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन अच्छा, अब मैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन में वही एक करता हूं शुरू में। इस कार्बन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये s आ गया, ये px हो गया, ये py हो गया, pz हो गया। ठीक है, और ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स चूंकि सबके सब बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये चारों के चारों ऑर्बिटल्स जो हैं वो हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, s px py और pz। अच्छा, ये चारों हाइब्रिडाइज हुए। ये हमारे पास कहलाते हैं बेटा एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और ये हमारे पास कहलाते हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है, अच्छा अब यहां पर मैंने चूंकि सारा डिस्कशन जो किया है वो एक कार्बन के लिए किया है,
और दूसरे कार्बन के साथ भी सेम केस होगा, तो मैं यहां पर सिर्फ लिख देता हूं इन ईथेन मॉलिक्यूल both the carbon atoms are sp3 hybridized. जितने भी कार्बन एटम्स होते हैं वो सारे के सारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, जिसकी वजह से अब दूसरे कार्बन, अब ये जो एक कार्बन होगा इसके साथ क्या होगा, इस एक कार्बन का जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा हमारे पास वो मीथेन वाला, मीथेन जैसा ही होगा। तो मैं पहले उसको ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर वहां पे आपको डबल करके दिखा दूंगा, ठीक है ना। ये एक कार्बन है मेरे पास, ये एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है, दूसरे के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। अब ये दोनों जुड़ेंगे कैसे आपस में, ये sp3 हाइब्रिडाइज है, याद रखिएगा। अब ये दोनों कार्बन एक दूसरे से जुड़ेंगे कैसे वो देखना है हमें। इनमें इन कार्बन का, एक कार्बन का एक ऑर्बिटल और दूसरे कार्बन का दूसरा, और मतलब एक ऑर्बिटल, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ेंगे। ये बिहाइंड द प्लेन वाला है। इसी तरीके से ये, और ये आ गया बिहाइंड द प्लेन वाला। अब इस ऑर्बिटल के साथ हाइड्रोजन लगेगा, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन। ये क्या है, ये हाइड्रोजन 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 है, ये हाइड्रोजन। यानी कि बेसिकली ये स्ट्रक्चर कैसा है कि दोनों कार्बन ने आपस में भी बॉन्ड किया हुआ है, एक ही ऑर्बिटल को जोड़ा हुआ है, और जो बाकी 3 बॉन्ड बचते हैं इनके, उन तीनों बॉन्ड पे इस कार्बन के भी हाइड्रोजन लगे हुए हैं और इन तीनों कार्बन के भी हाइड्रोजन लगे हुए हैं। लास्ट में इसके हवाले से थोड़ी सी बातचीत। पहली बात तो ये कि ये हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है ये लिख देते हैं, डायमेंशंस बता दूं मैं इस मॉलिक्यूल के। sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, बॉन्ड एंगल 109.5 है जैसा कि मीथेन में होता है, बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रम यूनिट्स है, और जो मॉलिक्यूलर शेप यहाँ बनता है वो मीथेन की तरह टेट्राहेड्रल होता है। ये बात मैं अपने पास से नहीं कर रहा बेटा, होमोलोगस सीरीज चैप्टर 6 में हमने ये बात पढ़ी थी कि एक फैमिली के जितने भी मेंबर्स होते हैं, तमाम मेंबर्स का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूलर डायमेंशंस ये एक जैसी होती हैं। यानी कि मीथेन और इथेन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और जो डायमेंशनल पैटर्न है वो एक जैसा ही होगा। तो ये सारी चीजें, यही सारे फैक्टर मीथेन में भी मिले थे, सेम यही फैक्टर सारे इथेन में भी। बात समझ में आई बेटा मेरी? जी सर। कोई सवाल अभी तक? बेटा कोई सवाल अभी तक? नो सर। प्रिपरेशन ऑफ इथेन। अब देखेंगे इथेन को बनाने के तरीके का दूसरा टॉपिक। सबसे पहला और सबसे कारगर तरीका तो ये है कि आप इसको इथीन से बना लीजिए। इथीन कौन होता है? इथीन बेटा अल्कीन फैमिली का पहला मेंबर होता है, C2H4 इसका फॉर्मूला होता है। अगर मैं इथीन को लिखूं तो CH2, इन दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड होता है CH2, इनके अंदर मैं एक हाइड्रोजन को ऐड कर दूं। हाइड्रोजन को ऐड करने के लिए बेटा कंडीशन हमेशा याद रखना, निकेल कैटलिस्ट होता है और 250 से 300 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है। तो
तो नतीजे में क्या होगा, एक हाइड्रोजन एक कार्बन पे लगेगा, एक हाइड्रोजन एक कार्बन पे लगेगा, जिसकी वजह से ये वाला कार्बन हो जाएगा CH3 और ये वाला कार्बन भी हो जाएगा CH3। अब इन दोनों के दरमियान का जो ये डबल बॉन्ड था वो एक बॉन्ड खत्म हो जाएगा। डबल बॉन्ड तो बहालत मजबूरी बनाया था क्योंकि हाइड्रोजन कोई नहीं था बॉन्ड बनाने के लिए। अब हाइड्रोजन मिल गया इसको बॉन्ड बनाने के लिए, जब हाइड्रोजन मिल गया तो इसने अपना वो डबल बॉन्ड खत्म कर लिया। अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो देखो इस तरीके से मैं ये एक चीज कहना चाह रहा हूं, इथीन हमारे पास ये था, जब मैंने इसको H2 दिया निकेल एट 250 डिग्री सेल्सियस, तो एक हाइड्रोजन जब एक कार्बन पर गया और दूसरा हाइड्रोजन जब दूसरे कार्बन पर गया तो ये कंडीशन हो गई। अब देखो डबल बॉन्ड यहां क्यों नहीं रह सकता, क्योंकि एक कार्बन 5 बॉन्ड बना ही नहीं सकता है, उसको 4 बॉन्ड बनाने। इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए, देखो 1 2 3 4 5, इस कार्बन के भी 5 बॉन्ड हो रहे हैं, 2 ये 3 4 5, तो उसमें से एक जो बॉन्ड होगा वो एक बॉन्ड टूट जाएगा और यहां पर सिंगल बॉन्ड रह जाएगा और इस तरीके से बन जाएगा ईथेन। क्लियर हुई ये बात बेटा? बेटा ये बात क्लियर हुई? यस जी सर। अच्छा, अब दूसरा तरीका देखते हैं। जैसा होमोलोगस सीरीज, याद रखना होमोलोगस सीरीज में कहा था ना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की फैमिलीज के मेंबर्स को बनाने का तरीका एक जैसा ही होता है। तो देखो तरीके कुछ एक जैसे ही होंगे, कुछ में फर्क आएगा। मीथेन की प्रिपरेशन अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो मीथेन की प्रिपरेशन में मिथाइल आयोडाइड आया था, सही है। अब ईथेन की प्रिपरेशन में भी हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड आया है, लेकिन इथाइल आयोडाइड लिया है, मिथाइल आयोडाइड नहीं लिया, इथाइल लिया है, क्योंकि मिथाइल आयोडाइड से मीथेन बनता है, इथाइल आयोडाइड से ईथेन बन जाएगा। इथाइल आयोडाइड क्या होता है बेटा? इथाइल होता है C2H5, उसके साथ आयोडीन लगा होगा तो वो इथाइल आयोडाइड कहलाएगा। अब C2H5 को मैं लिखता हूं CH3 CH2 और I। इसका रिएक्शन सबसे पहले तो हम करवा देते हैं मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के साथ। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराने के लिए निकेल और 250 से 300 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए। रिएक्शन किससे हो रहा है? ये अभी रिएक्शन याद रखिएगा, ये हो रहा है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से, ठीक है। अब इनमें से एक हाइड्रोजन अपने बॉन्ड को तोड़ते हुए सबसे पहले इस आयोडीन को अलग करेगा, HI बनाएगा। अब इस आयोडीन के चले जाने के बाद इस कार्बन के पास एक बॉन्ड की खाली जगह रह जाएगी, इधर से H आकर इधर लग जाएगा। CH3 ये वाला तो पहले से ही था, अब इसके पास भी एक H आ गया तो ये क्या हो गया? CH3 बन गया इथेन। अगर मैकेनिज्म देखना है इस रिएक्शन का तो मैकेनिज्म भी देख लो। सबसे पहले क्या होता है कि ये जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है ना, निकेल और हीट की वजह से ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाता है एटॉमिक हाइड्रोजन में। चैप्टर 2 में हम ये बात बहुत वाज़ेह लफ्जों में पढ़ चुके हैं कि एटॉमिक हाइड्रोजन इज हाईली रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है। तो ये फौरन ही क्या करेगी, ये आयोडीन के ऊपर अटैक करेगी और आयोडीन को वहां से हटा देगी, हटाकर खुद उसके साथ जुड़ जाएगी, HI बना देगी। अब जो दूसरा वाला एटॉमिक हाइड्रोजन बचा वो भी तो हाईली रिएक्टिव होगा, आयोडीन को दूसरा वाला ले गया तो अब इसके पास क्या मौका है कि कार्बन के साथ जुड़ जाए, जाके कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, ईथेन फॉर्म हो जाएगा। बात समझ में आई बेटा? यस यस सर। अच्छा, ये रिएक्शन तो था मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के साथ। अब अगर मैं रिएक्शन कराऊं एटॉमिक हाइड्रोजन के साथ तो क्या होगा? यानी कि CH3 CH2I का रिएक्शन हो रहा है कि इसको प्लस नहीं लिखता, एरो पे हमने लिख दिया Zn और HCl। हम बहुत वाज़े जानते हैं कि जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ना, ये दोनों बहुत ही अच्छे एटॉमिक हाइड्रोजन प्रोड्यूसर्स हैं। ये दोनों आपस में मिलकर आंख बंद करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर देते हैं। मैकेनिज्म यहाँ मैंने पिछले रिएक्शन में मीथेन में लिखा भी था, याद होगा अगर आप लोगों को। ये देखो
सबसे पहले क्या होता है, जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके एटॉमिक हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है। फिर एटॉमिक हाइड्रोजन बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट कर लेती है यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर इस वाले केस में किया है। तो मैकेनिज्म इन दोनों का तकरीबन सेम ही है, इसलिए मैं उसको लिख नहीं रहा। ठीक है, यस सर। इसके बाद एक और तरीका है फ्रॉम इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड से भी हो सकता है। इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड कैसे होता है, जैसे मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड होता है वैसे इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड होता है। CH3CH2 ये हो गया इथाइल। अब इसके और आयोडीन के बीच में आ जाएगा मैग्नीशियम, ये बन गया इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। इसका रिएक्शन आप वाटर से करा दें, H और OH। अब फिर वही बात आती है कि इसमें ये पॉजिटिव है, ये सॉरी ये पार्शियली नेगेटिव है और ये पार्शियली पॉजिटिव है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ। इसका पॉजिटिव जब इसके नेगेटिव के साथ आया तो ये हो जाएगा Mgi और OH। इसका पॉजिटिव जब इसके नेगेटिव के साथ आया, इसका नेगेटिव जब इसके पॉजिटिव के साथ आया तो ये बन गया CH3CH3। इज दैट क्लियर बेटा? यस सर। अब फ्रॉम मिथाइल आयोडाइड लिख दूं, हाँ चलो मिथाइल आयोडाइड लिख दूं। फ्रॉम मिथाइल आयोडाइड की मदद से भी ये हो सकता है। अच्छा, ये एक खास किस्म का रिएक्शन है, इसे हम कहते हैं बाय वुड्स रिएक्शन। ये वुड्स रिएक्शन है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इस पे हम मिथाइल आयोडाइड लेते हैं CH3I और वो CH3I 2 लेते हैं, 2 मोल लेते हैं। उसका रिएक्शन हम करवाते हैं 2 मोल सोडियम के साथ और ये रिएक्शन होता है बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर ये रिएक्शन होता है तो नतीजे में हमारे पास इथेन बनता है और 2 मोल सोडियम आयोडाइड बन जाएगा। अब ये मैकेनिज्म सर कैसे हुआ समझ नहीं आ रहा, अभी समझा देते हैं। ये CH3I मैं यहाँ लिख रहा हूँ, CH3I 2 सोडियम है तो एक सोडियम प्लस एक और सोडियम। अच्छा 2 CH3I थे ना, दूसरा वाला यहाँ लिखता हूँ, उल्टा करके लिख रहा हूँ उसको, बात एक ही है, मसले वाली बात नहीं, परेशान नहीं होना। अब देखो हो क्या रहा है यहाँ पर, एक सोडियम और आयोडीन मिलकर सोडियम आयोडाइड बनाएंगे, दूसरा सोडियम और दूसरे मॉलिक्यूल का आयोडीन मिलकर सोडियम आयोडाइड बनाएंगे। तो इस तरीके से 2 सोडियम आयोडाइड बन जाएंगे 2NaI। अब इनके जाने के बाद इस वाले मॉलिक्यूल में क्या बच गया, CH3 और बॉन्ड की जगह भी। इस वाले मॉलिक्यूल में क्या बच गया इसके जाने के बाद, CH3 और बॉन्ड की जगह भी। अब दोनों अनबैलेंस है, अनस्टेबल है, तो दोनों खुद को स्टेबल करने के लिए क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड कर लेंगे। यहाँ पे बन गया इथेन। बेटा बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। अब वुड्स रिएक्शन के हवाले से थोड़ी सी कुछ और तफसील है, वो तफसील मैं आपको देना चाहूँगा क्योंकि कल की क्लास में इंशाल्लाह वुड्स रिएक्शन के इनडायरेक्ट प्रॉब्लम्स करेंगे। अच्छा, अभी तक जो भी चीज़ें पढ़ाई गई, मुझे जहाँ तक लग रहा है आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि सर आप तो बिला वजह डरा रहे थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी तो मुश्किल नहीं है, थोड़ा बहुत तो हम पढ़ चुके हैं। तो बेटा मसला ये है कि आपको बिल्कुल सीधे सीधे पढ़ाया गया है और पूरी दुनिया ऐसी सीधे सीधे पढ़ा रही है, हम भी वैसे ही पढ़ाते हैं, बीच में कुछ चुटकुले डालते हैं, जैसे ये अभी पहला चुटकुला तुम्हें दे रहे हैं। ये पहला चुटकुला जो आज नहीं देंगे कल देंगे, पहला चुटकुला ले लो जरा तरीके से, उसके बाद तुम्हें एहसास होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितनी मुश्किल है। अच्छा, कल आप लोगों का एक वेबिनार है,
थोड़ी देर में अभी कैंपस से शायद आप लोगों के पास मैसेज भी आ जाएगा, क्लास टाइमिंग्स पर हो रहा होगा, तो घर पे बैठ के जूम पर लेना है। इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि जो आने वाला अभी नेक्स्ट मंथ में सेमी ग्रैंड टेस्ट होगा, उसके हवाले से आप टीचर से जो चाहें जैसा चाहें डिस्कशन कर सकते हैं उस वेबिनार में। एक बात मुझे बताएं कि अभी कैंपस से आप लोगों को एक वो मिला होगा मॉडल पेपर, वो सबने ले लिया है? यस सर। यस सर। ठीक है, उस मॉडल पेपर को ज़रा सा देखिएगा, क्योंकि कल आप लोगों को हो सकता है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो जाएं। वेबिनार में पूछ लोगे तो आपको कोशिश करेंगे कि जितना हो सकता है उतना बता दिया जाए, और आपके जनरल क्वेश्चंस को भी आंसर करेंगे। वेबिनार और ये सेमी ग्रैंड टेस्ट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ये यकीनी तौर पर हम वेबिनार में आप लोगों को समझा देंगे। और मैंने पर्सनली आप लोगों को वैसे सारी चीज़ें समझाई हुई हैं, मतलब मुझे जहाँ तक लगता है कि शायद किसी टीचर ने आप लोगों को इतना अभी तक समझाया नहीं होगा जितना मैं आप लोगों को ऑलरेडी समझा चुका हूँ, ठीक है ना। तो उससे रिलेटेड कुछ और मज़ीद बातें हैं, कुछ और चीज़ें हैं, ज़रा सा देखिएगा ज़रूर। और सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हों तो आप लोग कल के वेबिनार में पूछ लीजिएगा, सारे टीचर्स मौजूद होंगे। तो मैं वुड्स रिएक्शन की तफसील लिख रहा हूँ कि दरअसल वुड्स रिएक्शन है क्या। तो वुड्स रिएक्शन की मैं तफसील लिख रहा हूँ ज़रा। पहला पॉइंट तो वुड्स रिएक्शन का ये कह रहा है कि जो हाइड्रोकार्बन वुड्स रिएक्शन के नतीजे में प्रोड्यूस होता है वो हमेशा डबल होता है तादाद में जितना अल्काइल हैलाइड लेते हो। ये जो कंपाउंड है ना, ये मिथाइल आयोडाइड, ये अल्काइल हैलाइड है, ये इसका जनरल फॉर्मूला है। अभी मैंने अल्काइल हैलाइड जो लिया उसमें एक ही कार्बन है, लेकिन इसकी वजह से जो अल्केन बनेगा ना वो डबल कार्बन का होगा। मतलब जितना कार्बन मैंने रिएक्टेंट पे लिया होगा प्रोडक्ट में उसका डबल मिलेगा। अगर रिएक्टेंट पे एक कार्बन है तो प्रोडक्ट 2 कार्बन का होगा, रिएक्टेंट में अगर 2 कार्बन है तो प्रोडक्ट 4 कार्बन का होगा, रिएक्टेंट में अगर 3 कार्बन है तो प्रोडक्ट 6 कार्बन का होगा। क्लियर है बेटा ये वाली बात? सर दोबारा बताइएगा। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि अल्काइल हैलाइड जो वुड्स रिएक्शन में लिया जाता है उसके जब रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट हमेशा दोगुना होता है। मतलब उसमें कार्बन की जो तादाद होती है ना बेटा वो डबल होती है एज कंपेयर टू अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड में अगर मिसाल के तौर पर एक कार्बन लिया है, ये अल्काइल हैलाइड आपने लिया ना मिथाइल आयोडाइड, ये एक कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। तो इसमें एक कार्बन है, तो लेकिन जब इससे अल्केन बनेगा तो वो 2 कार्बन वाला बनेगा। क्लियर हो गई बात? जी सर। यस सर। ठीक है, अब मैं इसके बाकी दो, सिर्फ वही हाइड्रोकार्बन वुड्स रिएक्शन से प्रोड्यूस हो सकते हैं जिनमें कार्बन की तादाद इवन नंबर हो, यानी 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से। ऑड नंबर वाले प्रोड्यूस नहीं हो सकते, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस तरीके से। क्यों? क्योंकि जितना भी आप अल्काइल हैलाइड लोगे उस अल्काइल हैलाइड का 2 गुना अल्केन बनता है। दुनिया के किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो आंसर इवन आता है, कभी भी ऑड नहीं आ सकता। ये वजह है कि इसमें आप सिर्फ और सिर्फ इवन कार्बन प्रोड्यूस कर सकते हो, ऑड नहीं। तीसरा पॉइंट ये कह रहे हैं कि जिस कार्बन पर हेलोजन लगा हुआ होता है वो 2 कार्बन आपस में जुड़ते हैं, यानी कि 2 अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं ना, तो वो दोनों अल्काइल हैलाइड आपस में जुड़ते हैं हेलोजन हटने के बाद। तो जिस कार्बन पर हेलोजन लगा हुआ होता है वही दोनों आपस में जुड़ते हैं। तीसरा पॉइंट ये कहना है। क्लियर हो गई बात बेटा? यस सर। अब इन पॉइंट्स का आप रट्टा भले ही ना मारे, कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन ये पॉइंट्स कॉन्सेप्चुअली आपके जहन में होने चाहिए कल की इनडायरेक्ट प्रॉब्लम्स के लिए। तो हमारा प्रिपरेशन ऑफ इथेन का टॉपिक कंप्लीट हो गया, लेकिन इनडायरेक्ट प्रॉब्लम्स बाकी हैं, तो इंशाल्लाह मैं कल आप लोगों को कराऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। कोई सवाल तो नहीं है किसी को? नो सर। नो सर। ठीक है बेटा, अल्लाह।